उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी के सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस की धूमधाम, मिजोरम की पुरानी अनूठी परंपरा ज़ॉलबुक के बारे में हम जानेंगे। नागालैंड पुलिस ने राज्य पुलिस होटल चेक इन पोर्टल शुरू किया है और इस सब के साथ ही ऐतिहासिक गंगा विलास क्रूज असम के तट पर पहुंचा तो पर्यटकों का स्वागत धूमधाम से हुआ। ये जानकारी भी हम अपने श्रोताओं को देंगे। तो पूर्वोत्तर का आज का सफर शुरू करते हैं सिक्किम से। समूचे सिक्किम में लोसर का त्योहार मनाया जा रहा है। चंद्र कैलेंडर के अनुसार लोसर तिब्बत का नववर्ष है, जो आमतौर पर फरवरी के महीने में पड़ता है। ये त्योहार आमतौर पर तिब्बती और शेरपा बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है लो यानी नया और सर यानी युग। लोसर तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। असम और सिक्किम में भी ये त्योहार मनाया जाता है। स्थान परंपरा के आधार पर अलग अलग तिथियों पर ये पर्व मनाया जाता है। यदि आप सिक्किम की यात्रा करने के लिए किसी एक कारण की तलाश कर रहे हैं, तो फरवरी का महीना इस सुंदर राज्य की यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि सिक्किम में उत्सव के दौरान आपको स्थानीय संस्कृति, विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, व्यंजनों और आश्चर्यजनक से यहाँ की खूबसूरत सुंदरता का अनुभव होता है। सिक्किम में लोसर उत्सव की तारीख इस वर्ष 21 फरवरी से 27 फरवरी तक है। लामाओं द्वारा पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ये नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यहाँ स्थानीय लोग लोक नृत्य करते हैं और पूरे दिन कई पारंपरिक अनुष्ठान भी होते हैं। सिक्किम में लोसर उत्सव में लोग भुने हुए आटे और मक्खन से मिश्रित सांपा तैयार करते हैं। सिक्किम के पास बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां, हरी भरी घाटी की संपदा और साथ ही अलौकिक खुशी से भरने की शक्ति भी है। गैंगटॉक से नीचे शानदार घाटी का विहंगम दृश्य देखने के साथ ही मठों की यात्रा और शांत वातावरण का आनंद आप ले सकते हैं। त्योहार के दौरान आप पूरे राज्य में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन देख सकते हैं। In a message, Chief Minister P.S. Tamang said, Losar symbolizes the traditions of love, brotherhood, tolerance and communal harmony, which the people of Sikkim have cherished since time immemorial. He appealed to citizens to strengthen brotherhood among all communities. With Sekit Sarkar, this is Tashoma Bhutia for AIR News. मिजोरम की ओर। आज इस कड़ी में ज़ॉलबुक की मिजो विरासत के बारे में हम बात करेंगे। ज़ॉलबुक का अर्थ कहा जाता है पुरुष छात्रावास प्रणाली। ये प्रणाली पुराने समय की मिजो सामाजिक व्यवस्था में प्रचलित थी। हालांकि अब ये लगभग प्रचलन में नहीं है, यानी समाप्त प्राय है, लेकिन फिर भी राज्य के कुछ क्षेत्रों में ये आधुनिक शैली के साथ मौजूद है। ज़ॉलबुक हर गांव में एक ऐसी सुविधा थी जिसमें गांव के सभी अविवाहित पुरुष लोगों के आवास की व्यवस्था की जाती थी। ये समझना होगा कि ये केवल अविवाहितों के लिए एक छात्रावास ही नहीं, बल्कि वास्तव में ज़ॉलबुक का बहुत गहरा महत्व था। उन कई सामाजिक प्रणालियों में से एक थी जिसकी युवाओं को समाज के जिम्मेदार वयस्क सदस्यों के रूप को आकार देने में प्रमुख भूमिका थी। अब यहाँ कई सवाल उठते हैं, जैसे ज़ॉलबुक ने हर मिजो गांव में कैसे काम किया, इसका क्या महत्व था,
क्या वो महत्व अभी भी मिजो समाज में प्रचलित है? तो आइए ज़ॉलबुक पर इन सभी जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। समुदाय के 15 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष सदस्यों के लिए ज़ॉलबुक में रहना अनिवार्य था। उन्हें रात में वहीं रुकना होता था और ये उनके विवाहित होने तक जारी रहता था। अविवाहित लोग केवल दिन में ही अपनी सभी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते थे। ये ग्राम शिक्षा, रक्षा, अनुशासन और विकास का केंद्र था। ये विशुद्ध रूप से एक सामाजिक संस्था थी जहां सभी प्रकार के शारीरिक प्रशिक्षण और कला और शिल्प तथा नैतिक शिक्षा मिलती थी। ज़ॉलबुक प्रणाली में सदियों पुरानी सामाजिक परंपराओं, मूल्यों और रीति रिवाजों को युवाओं के सामने उनके ज्ञान और पालन पोषण के लिए रखा गया था। मिजोरम में ज़ॉलबुक एकमात्र ऐसी प्रणाली थी जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से भी पहले युवाओं को शिक्षित करती थी। यानी ये एक अनूठा सामूहिक तंत्र था जिसके माध्यम से मिजो समाज की वास्तविक जरूरतों को समझा गया। लोगों के अनुसार ज़ॉलबुक के माध्यम से परिवार और समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और जरूरतों की अंतर्निहित मान्यता के साथ साथ पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक सोच और व्यवस्था को आकार देने का काम किया गया। The system posed as a balancing unit between the old and the new generation, with its built-in recognition of the rights and needs of each and every individual in the society, without deviating from the age-old social psyche. With Subhashi Standa, Irene from Aizawl. अब हम रुख करते हैं नागालैंड का। नागालैंड पुलिस ने राज्य में होटल और गेस्ट हाउस की निगरानी के लिए राज्य पुलिस होटल चेक इन पोर्टल शुरू किया है। 15 फरवरी को नागालैंड पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी कि नागालैंड पुलिस ने सभी होटलों और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले मेहमानों के रिकॉर्ड की निगरानी के लिए पुलिस होटल चेक इन वेबसाइट यानी एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। वेबसाइट का शुभारंभ करने के बाद नागालैंड पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि चुनाव के समय ही नहीं बल्कि भविष्य में भी होटल और गेस्ट हाउस पर निगरानी रखने के लिए पुलिस विभाग की क्षमताओं को तेज और उन्नत बनाने की व्यवस्था की गई है। This is a small upgradation of our own capabilities which we have done, not for the elections only but for the future also. And all police stations have to send reports of the people staying in the hotels and the guest houses to the police, the nearest police station every day. ये प्रणाली nglphotocheckin.com के माध्यम से सुलभ है। इस प्रणाली के अंतर्गत होटलों में पंजीकरण और सभी मेहमानों का विवरण दैनिक आधार पर भी जमा कराना होगा। Under the system, hotels will be required to register in the site with a valid email address and submit the details of all the guests on a daily basis. This is Asanyo from AIR News, Kohima. आइए अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। उगते सूर्य की भूमि अरुणाचल प्रदेश ने सोमवार को अपना 37वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। 100 से अधिक जनजातियों और उप जनजातियों की अपनी विशिष्ट पहचान के साथ अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे विविधता लिए हुए राज्यों में से एक है। कल्पना कीजिए कि पहाड़ों और घाटियों के साथ ही ये जनजातियां प्राकृतिक परिदृश्य के सुंदर कपड़ों पर कशीदाकारी किए गए विभिन्न रंगों के फूलों की तरह है। अरुणाचल प्रदेश यानी ये खूबसूरत राज्य 20 फरवरी 1987 को एक पूर्ण राज्य बना। 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इसे 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। प्रशासनिक रूप से राज्य को 25 जिलों में बांटा गया है। राज्य की राजधानी ईटानगर का नाम ईटा किले के नाम पर रखा गया है। इसका अर्थ है ईंटों का किला। इस किले को 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। हमेशा की तरह राज्य का स्थापना दिवस पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया।
मुख्य समारोह ईटानगर में हुआ। समारोह की शोभा बढ़ाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्य राष्ट्र के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ सीमावर्ती राज्य होने के नाते अरुणाचल प्रदेश सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में सूर्य की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। राष्ट्रपति ने कहा, अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियां, उनकी सांस्कृतिक विरासत, विविधता में एकता हम सभी को प्रेरित करती है और ये कहा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का समाज समस्त भारतीयता का ही लघु रूप है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पारानिक ने राज्य की स्वदेशी लोक कथाओं पर 2 एनिमेशन फिल्में जारी की। उन्होंने अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया और इसकी पहली प्रति राष्ट्रपति को भेंट की। On the occasion, Governor of Arunachal Pradesh, retired Lieutenant General K.T. Parnaik, released 2 animation films on indigenous folk stories of the state, namely Abotani, the origin of Draudok Festival, and Baum Kakir. He also released a coffee table book on unsung heroes of Arunachal Pradesh and presented its first copy to the President of India. For Norwich Diary, this is Rakesh Tole, Air News, Itanagar. अब बात असम की। दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा विलास अपनी यात्रा के 42वें दिन बीते सोमवार को गुवाहाटी पहुंचा। जहाज पर सवार सभी 28 पर्यटकों को लेकर गंगा विलास ने पांडु बंदरगाह के सरायघाट पुल पर लंगर डाला और साथ ही शुरू हुआ पर्यटकों का जोरदार स्वागत। जहाज से उतरने के बाद पर्यटकों को चाय पेश की गई। साथ ही उन्होंने ब्रह्मपुत्र के तट पर कार्बी और तिवा समुदाय द्वारा रंगारंग लोक नृत्य प्रदर्शन का आनंद लिया। बेहद सुंदर सरायघाट पुल के सामने उदात्त आसमान और शाम के समय दूर अस्ताचलगामी सूर्य अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा था। ऐतिहासिक गंगा विलास क्रूज को 13 जनवरी को वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम रुख करेंगे त्रिपुरा का। त्रिपुरा के दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम बहादुर जमातिया को सरकार ने प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। श्री जमातिया ने सामाजिक कार्यों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। त्रिपुरा में विद्रोही गुटों का मुकाबला किया। इन गुटों ने 90 के दशक के मध्य और 2000 के दशक की शुरुआत में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में बहुत अव्यवस्था की। श्री जमातिया ने आकाशवाणी से बहुत खुलकर बातचीत की और वो अपनी पुरानी यादों में खो गए। बातचीत में विक्रम बहादुर जमातिया ने कुछ दिलचस्प किस्से भी साझा किए। आइए सुनते हैं ये साक्षात्कार हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे के साथ। नमस्कार, आकाशवाणी की इस विशेष साक्षात्कार में मैं कुणाल शिंदे आपका स्वागत करता हूँ। विक्रम बहादुर जमातिया 1960 में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करने के बाद 1967 में उन्होंने त्रिपुरा के स्टेट सेक्रेटरिएट में बतौर सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। सरकारी सेवा करते करते राज्य सरकार में काम कर रहे SC/ST के कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करने के लिए प्रयास किया। आइए हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं और जान लेते हैं उनके इस समाज कार्य के बारे में। स्टेट सर्विस में जब आप काम कर रहे थे तो आपने देखा कि वहाँ के जो कर्मचारी है SC/ST वर्ग के, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, नहीं मिल पा रहा है। तो आपने क्या कदम उठाया? उनको रियलाइज करने के लिए मैंने एक वक्त संभव नहीं हुआ, इसलिए मैंने ऑल ST/SC एम्प्लॉयज को
इकट्ठा करने के लिए त्रिपुरा उपजाति कर्मचारी समिति ट्राइबल एम्प्लॉयज एसोसिएशन नाम करके ऑर्गेनाइज बनाया। ऑर्गेनाइज बना करके एंटायर राज्य में मेरा विस्तार शुरू हो गया। विस्तार इतना ज्यादा से ज्यादा हो गया, वहाँ पर जो अदर ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली वाम पार्टियों का लेफ्टिस्ट ग्रुप का जो कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन सीआईटीयू ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी करके कांग्रेस का कर्मचारी समिति है भी पूरा मैंने काम को ऑब्स्ट्रक्शन किया। लेकिन मैंने ऐसा ऑब्स्टैकल दूर करने के लिए त्रिपुरा उपजाति युवा समिति करके नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन युवा समाज को सृष्टि करने का मौका दिया। ऐसा करके युवा समिति नाम करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेकिन नॉन पॉलिटिकल होने के नाते तो कुछ काम नहीं होगा, इसलिए युवा समिति को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा। उनका एमएलए एमपी बनाना का आइन पास करने के लिए उनको त्रिपुरा में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना करके ऑल सोर्स ऑफ फैसिलिटीज जनजाति के अदाय करने के लिए त्रिपुरा में षष्ठ तहसील चालू करने के लिए आंदोलन किया। षष्ठ तहसील आंदोलन, षष्ठ तहसील बिना कोई आम कोई एडीसी स्वशासन नहीं चलेगा, इसलिए 6 शेड्यूल अदाय करने के लिए मूवमेंट हुआ। मूवमेंट करके सब कांग्रेस कम्युनिस्ट सब पार्टी को वहां को इन्वॉल्व किया जनजाति के हितार्थ। त्रिपुरा में भी 6 शेड्यूल इंट्रोड्यूस होने पड़ा, इसलिए संग्राम करके समस्त सब जनजाति को सब पार्टी को इकट्ठा करके 6 शेड्यूल त्रिपुरा में इंट्रोड्यूस करने के लिए मूवमेंट हुआ। 6 शेड्यूल होने के बाद वहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रतिष्ठित हुआ। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होने के नाते वहां पर आइन जनजातियों को लिए आइन पास करना शक्ति आता है, इसलिए 6 शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चालू हुआ। यही मूवमेंट करना पड़ा, ये भी जनजाति समाज का हिताय हुआ। त्रिपुरा में ST/SC एम्प्लॉयज रिजर्वेशन पास होने के बाद 14,000 ST/SC रिजर्वेशन वैकेंट पोस्ट मिला। यही वैकेंट पोस्ट फिलअप करने के लिए राजनीतिक शक्ति बहुत बढ़ गया। ऐसा करके 1989 में ST/SC रिजर्वेशन पास हुआ, 1992 रूल्स पास हुआ। इसके बाद यही रिजर्वेशन के लिए वो भी अभी भी एक्टिव है, वो आइन अभी भी चालू है। इसलिए ऐसा फॉलो करना बिना कोई जगह में एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट नहीं होता है और प्रमोशन नहीं होता है। अभी भी ऐसा आइन पास होने के लिए ऐसा बहुत काम है, लेकिन इतना शक्ति जोगान देख रहा है जनजाति के जन कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए उनके बाद 1997 में 1 अक्टूबर जो मैंने रिटायर किया, दिसंबर में कम्युनिटी चीफ के सिलेक्शन हुआ। समाज का सब हिताहित देखने के वाले दायित्व मिला। सुप्रीम कमांडर होने के नाते सर्वे किया, समाज का प्रॉब्लम तब देखा जो वो आपका धर्म, आपका संस्कृति, आपका कृष्टि कुछ अच्छा ढंग से करने नहीं पा रहा है। 97 में जब सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए, तो आपने देखा कि जो इंसर्जेंट ग्रुप थे यहाँ पर, वो यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पे स्प्रेड हो चुके थे और लोगों पर जोर जबरदस्ती और कन्वर्जन के इश्यूज भी हो रहे थे। तो आपने इसके लिए क्या कदम उठाए? मैंने सर्वे करने के नाते समझ लिया जो समाज का आपका कृष्टि संस्कृति ऊपर वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने हाथ दिया, वो हाथ को कंट्रोल करने को रेसिस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने धर्म पर अटैक हुआ, यही शक्ति के लेकर के मैंने त्रिपुरा में सनातन धर्म परिषद बना करके समस्त धर्मीय समाज को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद वो सब मदद दिया। मदद देने के लिए उन लोग ने मेरे सहायता किया, लेकिन सिर्फ सहायता होने के नाते ही तो वो एक्सट्रीमिस्ट को लड़ाई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पास गया, जाकर के होम मिनिस्टर के अजमनी साहब को पास गया। जाने का उन्हें ऑल सोर्स ऑफ असिस्टेंट मैंने प्रोवाइड किया, ऑल सोर्स ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट देने के फुर्सत मिला। वो मिल करके उग्रवादियों को उनका कहाँ घूमते थे उस जगह देख कर ऑपरेशन किया मैंने। पुलिस फोर्स, CRPF फोर्स, आदिवासी फोर्स, मेरा वॉलंटियर्स फोर्स लेकर के सब सर्च किया। वन जंगल, बरमोड़ा, अथरमोड़ा समस्त जंगल सर्च करके ऐसा करके उनको को दांत बंगाया। उन लोग मेरा शास्ति देने के लिए, मेरा दुर्गा पूजा करने के लिए गोली वृष्टि किया। वो गोली वृष्टि में भी हम लोग ताकत के साथ उनका फेस किया। ऐसा करके त्रिपुरा में जो पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है उनको रेसिस्ट किया, उनको छुड़ा दिया, वहां त्रिपुरा से भगा दिया। ऐसा करके 2002 तक कम्प्लीटली एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज खत्म किया। वो भी जनजाति समाज का
सोशल सर्विस हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। ऐसा काम देखने के बाद मेरा कम्युनिटीशिप का टेन्योर भी खत्म हो गया, तो मेरा उत्तर पूर्व भारत में जो 7 सिस्टर स्टेट है वहाँ मुझे बुलाया, वहाँ पर एक आपका जैसा करके आपको त्रिपुरा में एक्टिविस्ट को रेसिस्ट किया, ऐसा करके हमारा राज्यों में भी करना पड़ेगा। यूनाइटेडली हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो ऑर्गेनाइजेशन है जनजाति फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम। सारा भारतवर्ष में उनका वाणी मैंने प्रचार किया। जागता पूर्वांचल, अभी ये पूर्वांचल में आपका कृष्टि संस्कृति धर्म रक्षा करने वाला ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ऐसा करके समस्त भारतवर्ष से घुमाने के बाद ऑल सोर्स ऑफ असिस्टेंस वेरियस कॉर्नर, पर्टिकुलरली विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, मेरा साथ इतना करके उन लोगों हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड किया, समस्त जनजाति समाज को एक्सेप्ट कराया और सभी फील किया। बहुत दिन के बाद इतना समय का दाबी है ठीक, और आगे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो तो हम लोग बहुत अच्छा होता, ऐसा करके सभी बात किया। मेरा एक काज कोई सोशल सर्विस जनगण के लिए किया, ऐसा करके मेरा एक्सेप्ट किया, रियलाइज किया। समस्त भारतवर्ष बड़ा बड़ा शहर, पर्टिकुलरली गुवाहाटी, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, तार बेंगलुरु, सबने मैंने रिवार्ड दिया। समाज सेवा का नाम दिया करके मुझे धन्यवाद दिया। आपके जीवन काल में आपने संघर्ष किया है, 86 साल की उम्र में आपका क्या उद्देश्य है, आपको क्या और समाज कार्य करना है? मैंने एक प्रत्येक समाज सम्मानित व्यवहार पा करके जीवित हो, आपका समाज का कल्याण और समाज का मनुष्य तैयारी हो, मनुष्य जाते समाज को अवहेला करना सक्षम ना हो, ऐसा चिंतन करने के लिए अभी भी काम कर रहे हो। मैंने त्रिपुरा का जो 19 जनजाति समाज है ना, वो जनजाति समाज का प्रत्येक समाज का कस्टमरी लॉ कोडिफाइड करा के, उनका आइन करा के, उनके रूल्स करा के जाऊंगा। जाने का शक्ति सक्षम अभी भी है। बढ़िया बढ़िया कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। एक जनजाति फोरम का त्रिपुरा राज्य में सबसे बड़ी बात है, हमारा जनजाति समाज का कृष्टि संस्कृति धर्म नष्ट करने के लिए जो वादी हो, जो दल हो, जो आता है, उनके साथ संग्राम करने के लिए रेस्ट ऑफ माई लाइफ संग्राम करूंगा। ऐसे मेरा अभी भी एटीट्यूड है। पद्मश्री पुरस्कार आपको जो मिला है, ये आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? हाँ, समाज को। आगामी काल में आएंगे। मेरा जो कर्मचारी समिति करके 97 ने शोध दिए ना, वो लोग कल सब आएंगे मेरे पास। कांग्रेचुलेशन करेंगे, तुम्हें जे इतना बढ़िया काम करसो, इतना जे समाज सेवा करसो, इसलिए सबके लिए करने के लिए जो आनंद है ना, वो आनंद ऐसा रिवार्ड मिलने से और आनंद बढ़ जाता है। ऐसे सबसे बढ़िया बात सेंट्रल गवर्नमेंट को सही कि ये कैसे करके मुझे सुना गया, मेरा एक काम को भी इतना बड़ा एक्सेप्टेंस दिया गया, ऐसे ही मेरा सबसे सौभाग्य है, गर्वित है। रियली आई प्राउड ऑफ इट। अभी आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे की बातचीत त्रिपुरा के दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम बहादुर जमातिया से। और चलने से पहले
कराता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए नियत समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। रविवार का रहेगा इंतजार। दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।